1937 में जब सोवियत ज़माने में रिप्रेशन हुआ था ना, ठीक, उसी वक्त में उनके घर से सारा कुछ किताबें अच्छा, और सारी चीज़ें उन्होंने निकलवाए। हम्म, वो कहता है कि आज़ादी के बाद यानी उज़्बेकिस्तान को जब आज़ादी हासिल हुई ना, ठीक, उसके बाद उन से यानी दिलचस्पी करके उनको टीवी पे और अखबारों पे बुलाकर इंटरव्यू लेकर इनके बारे में बहुत यानी प्रोग्राम्स बनाए. अब इनकी उम्र कितनी है? उम्र जरा पूछिएगा, उम्र इनकी कितनी है? يطلق لك أنا خواز كل ده نيتي عشك كرديز. वो कहता है इनकी उम्र 75 साल है. अच्छा, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ एक इंतहाई अहम शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मैं अगर आपको इनकी शख्सियत के बारे में बताता चलूँ तो आप हैरान होगे जानकर कि मेरे साथ आज कौन मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूँ मौलाना ज़ैनुद्दीन साहब के बारे में, जो मुग़लिया सल्तनत के आखिरी चश्मो चराग हैं। आप जानते हैं कि मुग़लिया सल्तनत जो है उसका ख़ात्मा जो इख्तिताम है वो बहादुर शाह ज़फ़र पर जाकर होता है, और बहादुर शाह ज़फ़र के दुनिया से चले जाने के बाद मुग़लिया सल्तनत का इस दुनिया से इख्तिताम हो चुका, जो कि आखिरी मालूमात हम सब जानते हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि मैं इस वक्त ताशकंद में मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ मौलाना ज़ैनुद्दीन साहब मौजूद हैं, और ये मुग़लिया सल्तनत के आखिरी जो चश्मो चराग बहादुर शाह ज़फ़र के 4 सिलसिलों के बाद या 4 पीढ़ियों के बाद उनकी औलाद में से हैं। तो हमारी खुशकिस्मती है कि इन्होंने हमें वक्त दिया। इनकी उम्र भी कमोबेश जो है वो 70 प्लस है, 74, 75, 76 साल के करीब इनकी उम्र है। वो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इनके बारे में बहुत अहम जो है वो मालूमात ये है कि 1857 में जब ब्रिटिश कॉलोनी वहाँ पे पूरे ज़ोर शोर के साथ और पूरी हैबत के साथ जब वहाँ पे इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद थी, और वहाँ पे उनकी ख्वाहिश थी कि मुग़लिया सल्तनत की जो छोटी मोटी बची हुई शाखें वहाँ पे मौजूद हैं बहादुर शाह ज़फ़र की सूरत में, उसको भी वहाँ से ख़ात्मा कर दिया जाए। तो वो अपनी जो अज़ाइम है, मकासद है, उसमें किसी हद तक कामयाब हुए और उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र को मुल्क बदर कर दिया, और बर्मा में वहाँ पे रंगून में उन्होंने जेल में कैद कर दिया गया। और जेल इतनी तंग थी जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पे न खड़े होने की जगह थी, न बैठने की जगह थी। एक बिल्कुल काल कोठरी नुमा जो है वो एक जेल थी। वहाँ पे इतने उनको मसाइब और इतने आलाम का सामना करना पड़ा कि वहाँ पे बच्चों के, पोतों के और नवासों के सर काट के उनको वहाँ पे पेश किए गए। तो फिर उनके ख़ानदान में से एक छोटा सा बच्चा वहाँ पे रह गया, और उसके बारे में ये आता है कि वो उनकी ख्वाहिश थी कि उसको भी कहीं न कहीं से ढूँढ कर उसका भी कला कमा किया जाए, ताकि इनका मुग़लिया सल्तनत का कोई निशान तक इस दार फ़ानी पे बाकी ना रहने पाए। लेकिन वहाँ से खुशकिस्मती से बहादुर शाह ज़फ़र और मुग़लिया सल्तनत के ख़ानदान के किसी खैर ख़ां ने उस बच्चे को वहाँ से मुल्क बदर करवाया, हिंदुस्तान से कश्मीर में ले आए। जब कश्मीर में उस बच्चे का पता चला तो वहाँ से भी निकाल के वहाँ से काबुल के रास्ते और अफ़गानिस्तान के रास्ते से उज़्बेकिस्तान उनको शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ पे ये ख़ानदान 1880 में जो है ये उज़्बेकिस्तान आ गए। मिर्ज़ा मुहय्युद्दीन थे वो बच्चे, और उनकी आगे औलाद जो 1880 में उज़्बेकिस्तान आए। उनके ख़ानदान में से ये उनके पोते हैं। मेरी मुराद मौलाना ज़ैनुद्दीन साहब हैं, और ये इनका कोई बेटा नहीं है। कुछ बेटियाँ हैं, इनकी 2 बेटियाँ हैं, लेकिन इनका बेटा नहीं है। यानी ये आखिरी मुग़लिया सल्तनत के चश्मो चराग है। इनके बाद ये सिलसिला मुग़लिया सल्तनत का मुनक़ता हो जाएगा। तो चलते हैं जी, बिला ताख़ीर और बिला तमीर मैं इन्हीं की तरफ बढ़ता हूँ। इनका साथ हमारे देंगी मैडम मुनीरा साहिबा। ये भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, उज़्बेक हैं लेकिन उर्दू बहुत अच्छी बोलती हैं। और मौलाना ज़ैनुद्दीन साहब चूँकि उर्दू नहीं जानते, तो इस वजह से हम उनसे वैसे तो इंटरव्यू करेंगे, लेकिन उनका जो तर्जुमा है उज़्बेक से उर्दू में वो हम मैडम मुनीरा साहिबा करेंगी। तो बहुत शुक्रिया आपका मौलाना ज़ैनुद्दीन साहब, आपने हमें वक्त दिया, और मैडम मुनीरा साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी कीमती वक्त दिया। तो इनकी ज़िंदगी से इब्तदा कर लेते हैं कि इनकी ज़िंदगी में यूँ तो इनके लिए भी एक बाइस फ़ख्र चीज़ होगी कि मुग़लिया सल्तनत, जो कि दुनिया में आज तक भी उनकी सल्तनत का तूती बोलता है, ज़ाहिर है इसमें कोई शक व शुबा की वो बात नहीं है। तो इनको कैसा लगता है कि उनका ख़ानदान का आखिरी हिस्सा और आखिरी फ़र्द होने के नाते इनकी क्या एहसासात हैं, और क्या इनके ख़ानदान में अब भी कोई बाकी है या कुछ निशानियाँ मौजूद हैं इनके पास उनकी? Sizden iltimas qilishadi. Mana siz nimani his qilasiz? Faxrlanasizmi o'sha Boburilar avlodidan bo'lganingizga? Keyin bundan tashqari sizda ulardan qolgan biron bir yodgorli narsalar bormi? Biron bir esdalik, o'sha Boburiylar davrini eslatadigan biron bir narsa qolganmi? Assalomu alaykum.
rahmatullohi वालेकुम barakatuh. अस्सलाम। Benim ismim Zeyniddin. Biz oxirgi Boburiy podsho Bahodir Shoh Zafarni chevarasi bo'laman. Biz albatta o'zimizni urug'imiz, o'zimizni silsilamiz, o'zimizni shajaramiz bo'yicha biz o'shalarni farzandi, o'shalarni davomchisi bo'lganligimiz uchun ham faxrlanamiz, ham bizni boshimizga juda ham katta mas'uliyat bor ularni anaqasini boshqarishni. Endi bularni anaqa masalasi bo'yicha shu inglizlar, keyin sovetlar tomonidan bizni o'sha qolgan ansor nimalarimizni o'sha oilaviy anaqa hammasi musodara qilingan. Ular narsalar qolmagan. अस्सलाम वालेकुम। वो कहते हैं कि उनको बहुत फख्र है कि वो बाबरी औलाद से हैं अच्छा। और बहादुर शाह जफर के परपोते हैं। और वो कहते हैं अफसोस की बात यह है कि इनके पास कोई चीज़ या कोई चीज़ अभी तक मौजूद नहीं है, क्योंकि उसी ज़माने में सोवियत रूस के ज़माने में सारी चीज़ें उन्होंने कब्जा किया। अच्छा, हाँ। इसीलिए अभी कुछ नहीं मौजूद नहीं है। अच्छा, कोई निशानी इनके पास उस निशानी जमाने कोई की मौजूद नहीं है। नहीं है। अच्छा। Ularni hammasini mana shu 37-yilda repressiyalik qatag'on paytida odamni 8 yilga qamaganda uyimizda bo'lgan barcha kitoblar, shajaramiz, Boburnoma, boshqa nimalarimizni hammasini olib arabiy forsiyda yozilgan narsalarni hammasini olib ketishgan. 1937 में जब सोवियत जमाने में रिप्रेशन हुआ था ना, ठीक। उसी वक्त में उनके घर से सारा कुछ किताबें अच्छा। और सारी चीजें उन्होंने निकलवाए, इसीलिए अभी उनके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, हुकूमती सतह पे चूंकि उज़्बेकिस्तान में इस वक्त ये मौजूद हैं, तो मौलाना ज़ैनुद्दीन साहब, इनका पूरा ज़ाहिर इसमें गरामी है, तो हुकूमती सतह पे क्या इनको प्रमोट करने के लिए या इनके ख़ानदान में ज़ाहिर बहादुर शाह ज़फ़र की औलाद में से ये पड़पोते हैं, तो किसी सतह पे कोई अवार्ड वगैरह का भी कोई एहतमाम किया गया इनके लिए, या कोई किसी किस्म की हुकूमती सतह पे कोई हौसला अफजाई की गई है इनकी? o'sha davrda masalan mana shu unaqa siz Boburiylar avlodidansiz, lekin ularni mana chevarasi ekansiz, o'sha hukumat tomonidan sizni e'zozlab biron bir unvon yoki bir narsa berishganmi, yoki suhbatlarga chaqirib sizdan intervyular olib qiziqishganmi, qanchalik e'tibor bo'lgan? Bu narsani mana shu Boburiylar avlodi ekanligimizni mana shu yaqin kunlargacha bizlar buni sir tutganmiz va qo'rqqanmizki, gapirsak bizni hammamizni urug'imizni qirib tashlaydi degan, chunki bu narsalar bo'lgan. वो कहते हैं कि कुछ अरसे पहले यानी हमारे उज़्बेकिस्तान के यानी मुस्तकबिल के वो 1991 ठीक। तक उन्होंने ये राज था। अच्छा। क्योंकि वो डरते थे ठीक है कि उनके लिए बड़ा नुकसान पहुंचेगा, अच्छा। इसीलिए उन्होंने ये बात किसी छुपा को के रखी। किसी को नहीं बताए। अब ये इन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी, इन्होंने यहाँ पे उज़्बेकिस्तान में आके इनका क्या काम है, ये क्या करते रहे, क्या इनका प्रोफेशन क्या रहा ज़िंदगी में? endi mana hozirgi kunda O'zbekistonda yashayapsiz, hozir o'zingizni kasbingiz, nima ish qilishingiz haqida. O'zbekiston mana mustaqilligidan keyin bizlar bir necha marta harakat qildik. Jaridalarda, gazeta, jurnallarda biz to'g'rimizda informatsiyalar berildi. Televideniyada ham berildi shunaqa nimalar. O'zimni kasbim to'g'risida gapiradigan bo'lsam, men oliy maktab tugatganman. Toshkent politexnika instituti Abrahayon Beruniy nomidagini. Kasbim muhandisman, injener. Mana shaharda kinokonsert zal, podyem, tonnel, blokli uylar qurganman, quruvchiman. Shular bilan albatta faxrlanaman o'z vatanimga qilgan hissa qo'shgan hissalarimdan. वो कहता है कि आज़ादी के बाद यानी उज़्बेकिस्तान को जब आज़ादी हासिल हुई ना, उसके बाद उनसे यानी दिलचस्पी करके उनको टीवी पे और अखबारों पे बुलाकर इंटरव्यू लेकर इनके बारे में बहुत यानी प्रोग्राम्स बनाए, अखबारात में मालूम किया उन्होंने। वो कहता है कि उनका असली प्रोफेशन हमारे ताशकंद में पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ वो ख़त्म किया और इंजीनियर है वो। अच्छा। तामीराती कामों ये इंजीनियर है। हाँ, इंजीनियर कंस्ट्रक्शन में। जी जी, कंस्ट्रक्शन में। ठीक है ठीक है। तो इन्होंने आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अब ज़ाहिर क्लोजिंग की तरफ हम जा रहे हैं।
تو انہوں نے زندگی میں کوئی ظاہر ہے اب ان کی عمر کتنی ہے؟ عمر ذرا پوچھیے گا، عمر ان کی kitni ہے؟ İtatlaki bana fazla şükürle de neçe yaşka kırdıyız. عمر man hozir aytib beraman, man 75 ga kirdim. Shu bobomni asarlarini ko'pini bilaman. Agar nima bo'lsa man bitta haligi she'rlarni ham o'qib berishim mumkin. अच्छा, वो कहता है इनकी उम्र 75 साल है اچھا 75 और وہ اپنے دادے کے ایک شعر بھی سنانا چاہتا ہے. ابھی ہم آخر پہ ان سے شعر بھی سنیں گے، لیکن ان سے پہلے عمر 75 سال ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ 75 سال میں کیا ان کی کوشش رہی ہے کہ جو مغلیہ سلطنت کی جو بھی کنٹریبیوشن رہا ہے، جو انہوں نے حکومت کی، جو ان کا اقتدار رہا، یا ان کے جو آباء و اجداد تھے، 4 پیڑھیوں کے یہ ذکر کرتے ہیں، 4 واسطوں سے یہ پڑ پوتے بنتے ہیں بہادر شاہ ظفر کے، تو ان کی خدمات کے متعلق کوئی کتاب انہوں نے لکھی ہو، یا ان کے خاندان میں سے یا ان تک کوئی پہنچی ہو، تو کوئی اس طرح کا کوئی لکھا ہوا ورک ہے ان کے پاس؟ Mutlaka o'sha oxirida aytib berasiz. Hozir shuni bilmoqchilar laki, masalan, o'sha o'tgan 4 ta avlod aytdingiz, 4 ta avlod, o'sha anaqamiz 4-inchisi biza deb. Endi o'shalar haqida, xotiralaringiz haqida biron bir kitob yoki maqola yozganmisiz? Man bir qilganman, bir ish yozganman, mana o'zimizni avlodlarimiz to'g'risida bir kichikroq, lekin hozir bir katta anaqa qilyapman, shu o'zimizdan shajaran biografический anaqalar qilyapman. Inshaalloh xudo xolisa bularni hammasini choplab anaqa qilamiz. Endi o'tgan avlodlarimiz to'g'risida gapiradigan bo'lsak, 4 ta. O'sha bobom Mirxazor, bobom Hindistondan, Kashmirdan kelgan bobom. U kishi Amir Muzaffar, Amir Abdulahad, Amir Said Olimxon davrida xizmat qilganlar. O'sha nimalarda u kishiga general unvonini bergan. Keyin inqilobga qadar u kishi qazo qilganlar. वो कहते हैं कि वो पहले तो छोटा मोटा आर्टिकल्स लिखा था, लेकिन अभी वसी पैमाने पर लिख रहा है. अभी खुद लिख रहे हैं? हाँ, अभी खत्म नहीं हुआ. ठीक है. और वो कहता है कि उनकी जो औलाद है ना, زمانه kim dediniz podshohlar? Podshohlar Amir Muzaffar, امیر مظفر کے دور میں اب امیر عبداللہد، امیر سید عالم خان، امیر سید عالم خان کے دور میں انہوں نے ان کے دادے کام کیا تھا، اور وہ اسی زمانے میں جنرل. آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اور آخری سوال یہ ہے کہ بہادر شاہ ظفر چونکہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، مغلیہ سلطنت کا اختتام ہوا چاہتا ہے، اور ان کے خاندان کے آخری بہادر شاہ ظفر کے پڑ پوتوں میں سے یہ ایک ہیں، اور مولانا زین الدین صاحب 75 سالہ یہ ہمارے سامنے موجود ہیں. تو اللہ ان کی لمبی زندگی کرے، عمر دراز کرے. کیسے ہم ان کو یاد رکھیں کہ کوئی شخص جو ہے موجود تھا مغلیہ سلطنت میں، کوئی وہاں پہ ان کو اللہ ان کی لمبی زندگی کرے، لیکن مغلیہ سلطنت کو اب ہم کیسے یاد رکھ سکتے ہیں؟ ان کی کوئی نشانی، کوئی ان کے جانے کے بعد اللہ ان کی لمبی زندگی کرے، تو کیا یاد رکھیں ہم؟ آخری ان سے جملہ پوچھیں اور پھر ہم اجازت لیتے ہیں. مطلب کہ İlahim umriz uzak olsun, bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring. Endi masalan siz o'sha Bahodir Shohzavarni chevaralarimisiz? Chevaralar ekansiz. Undan keyin sizdan keyin xalq nimani eslaydi? O'sha yozgan anaqangizni nazarda tutyapsizmi? Eslab kelajak avlod Boburiylarni eslaganda nimani eslaydi? Albatta, bu man shu o'zimizni nimalar biografический anaqalarimni yozganman, yana tayyorlayapman bu narsani. Undan ham boshqa o'sha padar buzrukvorim, o'sha dadam o'sha og'ir paytlarida, eng og'ir paytlarida o'sha u o'zlarini, hattoki o'zlarini nima qilganlarini ham xalqni ozod qilish uchun, o'sha nimaga tushmaslik uchun o'shalarni hammasini qutqarganlar. Bu narsa bilan, chunki hozirgacha odamlar hammasi biz to'g'rimizda shunday bir yaxshi anaqaga ega. Shuning uchun albatta biz bu narsalarni davom ettiramiz va o'sha bobolarimizni qilgan ishlari, o'shalarning yo'nalishini o'sha o'zimizni farzand nevarachalarimizga ham hammasiga o'rgatamiz. वो कहते हैं कि बहादुर शाह जफर के औलाद होने से मुझे बड़ा फख्र है. अच्छा. और इसके अलावा वो बियोग्राफी मटेरियल तैयार कर रहा है ना? अच्छा, तो इससे हम याद रख सकते हैं. हाँ, और इसके अलावा वो कहते हैं सारे
بچوں کو، پوتے کو، سب کو تو اسی زمانے کے تربیت شامل کریں گے ضرور اور یاد رکھیں گے. وہ ظاہر ہے خون میں وہ شجاعت، وہ دلیری اور وہ مغلیہ سلطنت کا ایک وہ جو روب ہے، وہ دبدبا، وہ ظاہر ہے موجود ہوتا ہے، اور یہ نسل در نسل جو ہے آگے بڑھتا ہے. جو شعر سنانا چاہتے ہیں آپ وہ سنائیں، اور پھر ہم اس کو ختم اختتام پہ لے جاتے ہیں. Hamma vaqt shu padar buzurgvarim doim shu Kashmirni eslardilar, Kashmir to'g'risida yaxshi amal qiladilar, gapirib bizlarga bu narsalarni hammasini qulog'imizga qo'yganlar. Bobomni asarlarini ko'pini yodlaganman. Shulardan endi bitta she'rlarini o'qib beraman. Kim ko'ribdir ey ko'ngil ahli jahondan yaxshilik, kimki ondan yaxshi yo'q ko'z tutmagandan yaxshilik. Gar zamon naf qilsam ayb etma el rafiq, ko'rmadim hargizniki bu zamondan yaxshilik. Dilrabolardan yomonlik keldi mahzun ko'nglima, kelmadi hech jonimga orom jondan yaxshilik. Ey ko'ngil cho'n yaxshidan ko'rding yomonlik asli ko'p, endi ko'z tutmoq ne yana har yomondan yaxshilik. Bor elga yaxshilik qilg'iliki bundan yaxshi yo'q, kim degaylar dahr aro qoldi falondan yaxshilik. Yaxshilik ahli jahondan istama Bobur kabi, kim ko'ribdir ey ko'ngil ahli jahondan yaxshilik. O'z ko'nglimdan mana shu Pokistondagi anaqa urug'larim nimalarga o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Biz doimo ko'nglimizdan hech qachon biz unutmaganmiz bobolarimiz, otalarimiz yurtda shu Pokiston anaqalaridan, Kashmirdan kelganlar. Hammalarga o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. وہ کہتے ہیں وہ مشکور ہے خصوصاً پاکستانی عوام سے، کیونکہ وہ کشمیر میں ان کے دادا ان کا وہ بسر گیا اپنا زندگی، اور وہ شعر سنایا نیکی کے بارے میں، بابور کی غزل، بابور کے اشعار سے، اور وہ بہت آپ سے مشکور ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ میڈم منیرہ صاحبہ، آپ نے ساتھ دیا، آپ نے اردو زبان میں ترجمہ کیا. مولانا زین الدین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی لمبی زندگی کے لیے، درازی عمر کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. آپ نے سنا جی انتہائی دلچسپ سٹوری، دلچسپ کہانی. فرسٹ ٹائم آپ نے دیکھا کہ بہادر شاہ ظفر، جن کا نام ہمارے اقتصاب میں، ہماری کریکولم میں ان کا نام، ان کے خاندان کی قربانیاں، سب کچھ مغلیہ سلطنت کسی سے بھولا ہوا نہیں ہے. ان کے خاندان کے آخری چشم و چراغ مولانا زین الدین صاحب، اللہ ان کی عمر دراز کرے. ہم نے ان کی بات سنی، اور ان کی پاکستان سے محبت کا ایک یہ بھی منہ بولتا ثبوت ہے، اور ایک یہ واحد ان کے پاس جو اس کا جواز اور ریزن موجود ہے کہ ان کے اسلاف جو 1980 میں وہاں سے مائیگریٹ کر کے ازبکستان کابل کے رستے سے آئے، تو وہ کشمیر ظاہر ہے اب پاکستان کا حصہ ہے، تو ان کی پاکستان سے بھی اس وجہ سے والہانہ محبت اور احترام ہے. تو میں آخری اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر کہ دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. بہت بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.